दोस्तों, हमारी धरती हमेशा से चेंजेस को विटनेस करती आई है। कभी किसी वॉल्केनिक इरप्शन तो कभी किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की वजह से हमारी धरती पर ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। अब इसमें यार कोई दो राय नहीं है कि धरती पर कब कहां प्रलय आ सकता है। इसको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक ऐसी स्टडी को अंजाम दिया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये पता लगाया है कि शायद जब भी हमारी धरती पर जीवन हिला देने वाली कयामत आई है, तब हर बार उस कयामत के पीछे पूरी मिल्की वे का हाथ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी धरती पर एस्ट्रॉइड का गिरना या वॉल्केनो का फटना आखिर सोलर सिस्टम के बजाय सीधे मिल्की वे से कैसे कनेक्टेड हो सकता है। वेल गाइस, चिंता मत करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के सच्चाई से भरे हुए एपिसोड को। दोस्तों, हमारी अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए फॉसिल्स से भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर मौजूद मिनरल्स होते हैं। धरती की क्रस्ट पर मौजूद अलग अलग मिनरल्स की कार्बन डेटिंग से जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कई बार इस बात का आइडिया लग जाता है कि धरती पर प्रलय कब आया था, किस मात्रा में आया था और उसका कारण क्या था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी बड़े प्रलय के सबूत मिनरल्स के रूप में सालों साल तक बने रहते हैं। अब दोस्तों, 99% केसेस में जब भी ऐसे मास एक्सटिंक्शन या सेमी मास एक्सटिंक्शंस की बात की जाती है तो उनके सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला तो ये कि जब अचानक से धरती के किसी कोने में मौजूद शांत ज्वालामुखी फट पड़ता है तो उससे निकला हुआ धुआं इतने बड़े क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है कि जीवों के सर्वनाश की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा और सबसे पावरफुल कारण तो ऑब्वियसली किसी उल्का पिंड के टकराव को ही माना जाएगा। लेकिन यार, क्या इन सभी घटनाओं का होना सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे किसी तरह का पैटर्न भी छिपा हुआ है? वेल, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी धरती पर उसकी शुरुआत के बाद से कोई ऐसी बड़ी एविडेंट घटना घटी है तो मिनरल्स के डेटा ने हमें ऐसी घटनाओं के बीच में एक पैटर्न को दिखाया है। मतलब सीधे शब्दों में बताएं तो किसी बड़ी लेवल की ग्लोबल घटना के बाद नए मिनरल्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद धरती के अंदर के मिनरल्स अचानक एक सैलाब की तरह बाहर आने लगते हैं। अब ऐसे ही जब दुनिया भर के अलग अलग कोनों से इकट्ठा किए गए मिनरल्स की जांच की गई तो ये पाया गया कि एवरेजली हर 200 मिलियन सालों में कुछ न कुछ ऐसा जरूर घट रहा था कि इन मिनरल्स की संख्या बढ़ जाती थी। अब दोस्तों, इस ग्राफ का मतलब ये था कि लगभग हर 200 से 230 मिलियन सालों में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिस वजह से धरती पर आपदाएं आ रही है। लेकिन ये मुसीबतें इसी टाइम इंटरवल में एक साइकिल की तरह क्यों घट रही है, ये बात इस मामले को पेचीदा बना देती थी। अब दोस्तों, जब भी हमें कुछ ऐसे किसी साइकिल वाला पैटर्न दिखता है तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं चीजों पर गौर करते हैं जो रेगुलरली होती रहती है, जैसे धरती का रोटेशन, रिवोल्यूशन वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक साइकिल इस पैटर्न को जस्टिफाई कर रही थी वो थी हमारी सोलर सिस्टम की कॉस्मिक साइकिल। दोस्तों, कॉस्मिक साइकिल, कॉस्मिक ईयर या फिर गैलेक्टिक ईयर उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें हमारा सोलर सिस्टम अपने एक रेवोल्यूशन को पूरा करता है। असल में होता क्या है कि जिस तरह से हमारी धरती या सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रह सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर अपने ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य पूरे सौर मंडल के साथ मिल्की वे के सेंटर का चक्कर भी लगाया करता है। अब मिल्की वे के सेंटर में कोई ब्लैक होल है या स्टार, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन सभी प्लैनेट्स का संतुलन मेंटेन रखते हुए सूरज मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर काटता है और जिस ड्यूरेशन में सोलर सिस्टम अपने एक रेवोल्यूशन को पूरा करता है उस ड्यूरेशन को गैलेक्टिक ईयर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ एक गैलेक्टिक ईयर को 220 से 230 मिलियन ईयर्स में पूरा करता है। और क्योंकि ये आंकड़ा मिनरल्स की डेटिंग से सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, इसी वजह से वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा विश्वास है कि इस तबाही के तार कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के रोटेशन से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया कि मिल्की वे की अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस होती है। कहीं पर ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा होता है तो कहीं पर ग्रेविटी का असर बहुत ही कम।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये संभावना जताई कि शायद जब हमारा सोलर सिस्टम अपनी परिक्रमा करता है तब उसी दौरान मिल्की वे में कहीं एक ऐसा स्पॉट आता होगा जहाँ की ग्रेविटी हमारी अर्थ को काफी इंटेंस तरीके से रिएक्ट करती होगी, जिस वजह से हमारी अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज में सडन ग्रोथ आ जाती होगी और बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे ज्वालामुखी का फटना या फिर किसी एस्ट्रॉइड कोलिजन का होना, ये सब कुछ इसी ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस की वजह से होता होगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस बात के सच होने के आसार कुछ कम हो, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर एक कॉस्मिक एंटिटी पर उसके नियर बाय स्पेस का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा असर करता है। और अगर मिल्की वे पर कहीं ऐसा स्पॉट है जहां एंटर करने के बाद धरती पर काफी ज्यादा आउटर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होती होगी, तो उस आउटर डिस्टरबेंस की वजह से काफी छोटे समय में ही सही मगर धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट बढ़ जाता होगा। और चूंकि ये चेंज इतना सडन होता था कि अर्थ इसे सस्टेन ही नहीं कर पाती थी, और इसी वजह से जिस संतुलन को अर्थ का इनर कोर मेंटेन करने की कोशिश करता है, इस डिस्टरबेंस के प्रभाव में वो इनर कोर भी अफेक्ट हो जाता होगा, leading to a massive super volcanic eruption all around the globe। अब अगर ये थियरी वास्तविकता में सच साबित होती है तो इससे हमें एक और कॉन्सेप्ट की रियलिटी का आंसर मिल जाएगा, और वो है पैंजिया का ब्रेकडाउन। अब दोस्तों ये बात हमेशा से बहुतों को काफी अनरियलिस्टिक लगी है कि नॉर्मल टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल लैंड मास टूटकर बिखरने लगा, वो भी इस गति से कि कुछ ही मिलियन सालों में उसके 6 बड़े बड़े टुकड़े हो गए। अगर वाकई में मिल्की वे में वो एरिया एग्जिस्ट करता है तो आगे आने वाले समय में यही बताया जाएगा कि आज से 250 मिलियन साल पहले जब धरती उस जगह से गुजर रही थी तो उस पर बाहरी चीजों का दबाव इतना ज्यादा पड़ा कि उसका लैंड मास इस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाया, और अंत में उसकी सतह पर मौजूद जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों में दरार आने लगी और एक के बाद एक सब कुछ बिखरने लगा। अब दोस्तों अगर इसे एक टाइमलाइन की तरह भी देखा जाए तो भी ये हाइपोथेसिस अपने आप में बहुत कुछ बताती है। जैसे आज से 250 मिलियन साल पहले पैंजिया का ब्रेकडाउन हुआ और उसके ही लगभग 185 मिलियन साल बाद एक ऐसा उल्का पिंड धरती से टकरा गया जिसने धरती के सालों पुराने एवोल्यूशन को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया। नाउ इन केस अगर ये साइकिल सच भी साबित हुई तो भी इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगला मैसिव डिजास्टर अक्यूरेंस कम से कम 12 करोड़ साल दूर है, जिसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब तक मानव सभ्यता सरवाइव कर भी पाएगी कि नहीं, इस बात के चांसेस केवल 1% से भी कम है। अब दोस्तों इतना सब तो हमने उस लोकेशन के बारे में बता दिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लोकेशन मिल्की वे में एग्जिस्ट कहाँ करती है, जिससे कि हम ऐसी और जगहों के बारे में स्टडी कर पाए। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो इस बात का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मिल्की वे 230 मिलियन सालों में करोड़ों अलग अलग एनवायरनमेंट और ग्रेविटी वाली जगहों में जाती है। ऊपर से अभी हमें क्लियरली यह तक नहीं पता कि मिल्की वे में टोटल कितने गैलेक्टिक आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो यार इस इमेज में हमें सिर्फ 5 या फिर 6 गैलेक्टिक आर्म्स ही क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज भी यही कहते हैं कि इनकी संख्या इससे भी बहुत ऊपर हो सकती है। तो जब तक हम लोग मिल्की वे का एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाकर उसके हर एक रीजन को स्टडी करके यह ना पता लगा ले कि आकाश गंगा के कौन से हिस्से में कैसे हालात है, तब तक हमें सिर्फ तुक्के के भरोसे ही इस खोज को आगे बढ़ाना होगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से सच में ऐसी कोई आउटर फोर्स धरती पर होने वाली इस तबाही की जिम्मेदार हो सकती है या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए उस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।